हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु सर और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हमारी संभव बेच 55वीं क्लास है, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। इसलिए पहली चीज़ ही मैंने यहाँ पर टॉपिक में लिखी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसलिए 2 क्लासों में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। बहुत ज़रूरी था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना। फॉर्मूलाज के बारे में बात की, फिर हमने बात की ट्रिक्स के बारे में, और 1-2 फॉर्मूला कुछ बच गए थे, आज हम उनकी भी बात करेंगे ताकि हमें याद हो जाए और किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आज की क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और कुछ सवाल निकालने वाले हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट की। ये लो देखो मैं टच हो गया तो टच होता है ये मिट गया। चलो, तो हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या की, और साथ ही साथ बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। यहाँ से छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, या फिर जब हम थोड़े 2-2 टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे और लास्ट में जाके जब हम पूरी रोटेशनल मोशन को समझेंगे, एक बड़ा सवाल जहाँ पर आने वाला है एडवांस लेवल का या मेंस लेवल में एक बड़े लेवल का सवाल, एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल जहाँ पर जिक्र होता है हर एक टर्म का। वहाँ पर हमें पता होना चाहिए इस रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में और साथ ही साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। अच्छा टॉपिक है। तो आज की क्लास लंबी नहीं रहने वाली, टेंशन मतलब बोरियत नहीं करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी जो आपसे नाराज़गी है वो यही है कि आप कोई भी कमेंट नहीं करते कि आपको क्लास किस तरीके से लग रही है, मज़ा आ रहा है, आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ में क्लास एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि यह है एक क्रेश कोर्स जहां पर हम डेरिवेशंस यूज़ नहीं करते जनरली, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे डेरिवेशंस नहीं आती। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फॉर्मूलाज आएंगे तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो संभव बेच में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 0 से हीरो लेवल तक, साथ ही साथ पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज, ताकि हमें पता रहे कि फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। इस संभव बेच में जो भी टॉपिक्स आपके कवर किए जा रहे हैं वो जेईई मेंस, नीट, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, साथ ही साथ में CUET जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, साथ ही साथ में बिट सेट, ठीक है, बिट्स पिलाने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो, उस टाइप के जितने भी एग्जाम है जहाँ पर फिजिक्स का जिक्र होने वाला है, 12th बेस फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, वहाँ पर ये सभी टॉपिक्स काम आते हैं। इसलिए हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलाकर एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है संभव बैच। आप यहाँ से हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट का हो, चाहे आपका जेईई मेंस का हो, चाहे CUET का हो, चाहे बिट सेट का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वैकेंसी निकाली हुई है, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए हो, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सवाल देख सकते हैं, ठीक है। हर लेवल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर लेवल का आपको सवाल मिलेगा। फ़र्क है तो बस थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पर कम यूज़ करते हैं, मतलब हर एक टॉपिक से जहाँ पर 10-10, 20-20 सवाल होने चाहिए थे वहाँ हम 4-5 से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास रह जाता है एक सिंपल बोर्ड जहाँ पर एक छोटी क्लास में बार बार सवाल लिखना फिर रफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हो जाएगा या हो जाता है। बट अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं थोड़ा काम। थोड़े दिनों में आपको एज ए PDF आपको सवाल मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, थोड़ा सा उसके लिए करना पड़ेगा वेट, ठीक है। चलिए ज़्यादा क्लास को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं किन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात कर रहा था सबसे पहले। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिंग, हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ चुके हैं रिंग। रिंग के बाद पढ़ चुके हैं हम डिस्क, डिस्क के बाद हम पढ़ चुके हैं स्पेयर, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं रिंग, हम पढ़ चुके हैं डिस्क, हम पढ़ चुके हैं स्पेयर, हम पढ़ चुके हैं सिलेंडर, ठीक है। वैसे ही आज यदि हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो आप सोचोगे सर ये क्या, कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पढ़ तो लिए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शेप्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ आ जाती है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उनके बारे में। चलिए जैसे एक सवाल लेते हैं, ये लो, मेरे पास एक डिस्क है, ये लो,
ठीक है, और ये अंदर से थोड़ी काटी हुई है, ये लो, ठीक है, और ये भाग इसका शेडेड है, यानी ये बचा हुआ भाग है, ये लो। इस बचे हुए भाग का द्रव्यमान यानी मास है m, और ये जो छोटी वाली मतलब ये अंदर से जो काटा हुआ पार्ट है इसकी रेडियस r1, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसकी रेडियस है r2। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। z एक्सिस यानी ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस डिस्क के तल के लंबवत है, ठीक है, जो बाहर की ओर आ रही हो या अंदर की ओर, मान लो ये समझ लो ये लाइन, इस लाइन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेथड 1 की, जो हम जनरली सेंटर ऑफ मास में भी यूज़ करते हैं। सेंटर ऑफ मास यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर दिया है, तो उसके लिए आप पहले जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर संभव बेच की प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, वहाँ से आप संभव बेच में जाकर प्लेलिस्ट से क्लिक करके संभव बेच में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेंटर ऑफ मास की क्लासेस, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की क्लास जानना इसलिए भी ज़रूरी है, पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना जरूरी है। आज सवाल भी करेंगे हम सेंटर ऑफ मास के, चलिए ठीक है, तो हम आगे लेते हैं, इस बारे में बात आगे करेंगे, ठीक है। अरे ये माइक कैसे अटक रहा है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दो तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको पहले एक तरीका बता देता हूँ जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बात करूँ कि मुझे चाहिए मास पर यूनिट लेंथ। आप कहेंगे सर ये क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ से मास हटाया हुआ है और यहाँ पर बची हुई मास जगह में मास है, बची हुई जगह में द्रव्यमान है, तो मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा एलिमेंट। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट, ठीक है। अब हम पहले बात कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास में, यदि हमें एरिया चाहिए होता है तो हम रिंग लेते हैं, यानी लेंथ लेते हैं एलिमेंट में, और लेंथ का हम करते हैं इंटीग्रेशन। लेंथ का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पर ये एक रिंग मान ली, देखो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मेरा ऐसे बनता है, और ये हमारी छोटी वाली रिंग है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, रिंग को आपको डैश डैश करके दिखा देता हूँ, आपको पता रहे। ये हमने रिंग ले ली, और ये अंदर यूनी भाग जो काटा हुआ है उसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। असली शेप जो है ये मेरी रिंग है, रिंग यानी लेंथ। एरिया चाहिए तो लेंथ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए तो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा एलिमेंट में, क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन यदि आपको एरिया चाहिए तो आपको लेंथ लेनी पड़ेगी। लेंथ सर्कुलर लेंथ का मतलब हो गया रिंग। तो मैंने एक रिंग ले ली जो कि यहाँ से स्मॉल आर रेडियस पे है, और उसकी जो खुद की थिकनेस है, इसकी खुद की जो मोटाई है वो मैं dr ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, dr। r डिस्टेंस पे ये रिंग है और dr मैंने लेंथ ले ली। बाकी मेरी जो रेडियस है, इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या r1 है, और आउटर रेडियस जो है मेरी वो r2 है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इस रिंग का मास निकालना पड़ेगा, अब देखो पूरा मास तो यहाँ फैला हुआ है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ही तो बाहर निकाला है मैंने, एक पतली सी रिंग। तो सबसे पहले मुझे मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, सॉरी गलत कर दिया मैंने, मुझे मास पर यूनिट एरिया चाहिए। मास पर यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, टोटल मास टोटल द्रव्यमान m है, ठीक है। टोटल एरिया, एरिया कितना है, एरिया है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब एरिया के फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। किसी भी इस तरीके से काटे हुए पार्ट में का यदि एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को काट दिया, उसको माइनस कर देते हैं, बचा हुआ एरिया आ जाता है। तो देखो पूरा एरिया कितना है, पाई r2 स्क्वायर, काटा हुआ एरिया कितना है, पाई r1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा r2 स्क्वायर माइनस
R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा क्षेत्रफल जो यहाँ पर ये बचा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई मैं लिख देता हूँ एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए मैंने लिए रिंग, ये थोड़ा हिल जाता है, 1 मिनट भाई मैं थोड़ा इसको देख लूँ, पिछली बार भी कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। मैंने लिए रिंग, तो मुझे चाहिए रिंग का एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कितना होगा? देखो यदि मैं इस रिंग को लूँ, बाहर निकालूँ और उसको मैं से खींच के सीधा कर दूँ तो कुछ ऐसे बनेगी, ये लो भाई, सही है, जिसकी खुद की मोटाई होगी dr, और ये जो लंबाई जो कि इसकी परिधि के बराबर है, सरकमफेरेंस के बराबर है, वो होगी 2πr। तो जो एरिया होगा वो होगा 2πr dr, लंबाई इंटू चौड़ाई मान के ले लो ना, लंबाई इंटू चौड़ाई 2πr dr। 2πr कैसा हुआ? एक सर्कल जो होता है उसका जो सरकमफेरेंस होता है, एक सर्कल की जो परिधि होती है वो परिधि उसकी लंबाई कहलाती है। ठीक है, और लंबाई का फॉर्मूला यानी परिधि का फॉर्मूला यानी सरकमफेरेंस क्या होगा? 2πr होगा, सीधी सी बात है। चलिए मुझे चाहिए मास ऑफ रिंग। मास ऑफ रिंग को मैं लिख देता हूं dm, रिंग का द्रव्यमान, वलय का द्रव्यमान। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए है, अब क्या करें, आपको दोनों लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दी है। ठीक है, मास कैसा होगा? मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास ये है, 1 मीटर स्क्वायर का मास ये है। अरे भाई यूनिट मास, यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का द्रव्यमान है ये m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। आपके पास एरिया कितना है? आपके पास एरिया है ये 2πr dr, तो ये हो गया द्रव्यमान। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा द्रव्यमान इनटू त्रिज्या यानी एक्सिस से डिस्टेंस। एक्सिस आपकी ये रही, इस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए, इस एक्सिस से डिस्टेंस आपकी r है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी r स्क्वायर, देन di इक्वस टू, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इस पाई से पाई उड़ा देता हूँ, मेरे पास आएगा m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और साथ में मैं लिख देता हूँ 2r dr। ठीक है, ये इस रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मुझे चाहिए इस पूरे पार्ट का, तो ये यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देख लेंगे। इंटीग्रेशन करूँगा, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो मैंने लिखा इक्वस टू इंटीग्रेशन m अपॉन i इक्वस टू इंटीग्रेशन m r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू 2r dr। ये तो केवल आया है आपका द्रव्यमान। अरे हमने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पर r स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, और साथ में मैंने लिखा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा r की पावर 3। अब ये r कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? इससे इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक। अरे ये जो एलिमेंट आपने लिया है, ये एलिमेंट धीरे 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 बढ़ा करोगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी आपकी इनिशियल लिमिट होगी r1 और फाइनल लिमिट होगी आपकी r2। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को तो आप बाहर निकाल लो, साथ में 2 को बाहर निकाल लो, और r क्यूब का इंटीग्रेशन आपका r की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखोगे आप r1 और r2, लिमिट लगा दी आपने इनिशियल और फाइनल। i इक्वल हो जाएगा आपका 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आप चलोगे तो r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 आएगी, और डिवाइड में अगेन 4 आएगा। आप यहाँ से काटोगे तो ये तो हो गया 2 टाइम्स कट गया m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और नीचे मैं साथ में डाल देता हूँ 2। अब थोड़ा इसको देखते हैं,
यदि हम यहाँ पर लिखे R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ R2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। अरे भाई 2 × 2 4 ही तो होगी पावर। यदि आप इसको ध्यान से देखो, यदि इसको आप भूल जाओ, ये लो तो A मान लो, इसको A, इसको मान लो B, तो ये हो गया A का स्क्वायर B का स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है A प्लस B A माइनस B। A का स्क्वायर और B का स्क्वायर वो माइनस में है, तो फॉर्मूला होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B A माइनस B। हमारा जो A है वो R2 स्क्वायर है और A है वो R2 स्क्वायर है, तो B जो है वो R1 स्क्वायर है। ये लो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ऐसे लिख पाऊंगा मैं इसको। तो जब मैं इसे ओपन करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इससे मैंने ये काट दिया। अब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू आया m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये जो डिस्क है, जो काटा हुआ भाग है और बचा हुआ जो साइडेड रीजन है, इस पूरे पोर्शन का, इस पूरे सिस्टम का, ये बॉडी है जो शेप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये। समझ में आया? ये है इंटीग्रेशन मेथड। आपको एक रिंग लेनी पड़ेगी, आपको यदि एरिया दिया हुआ है तो लेंथ लेना है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको तो आपको एरिया लेना पड़ेगा। लेंथ लोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया मिलेगा। लंबाई से आपको क्षेत्रफल मिलता है इंटीग्रेशन करने के बाद। यदि आपका एरिया है और आपने इंटीग्रेशन कर दिया है तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो ध्यान देना आपको करना क्या है, वॉल्यूम के लिए आपको एरिया लेना पड़ेगा और एरिया के लिए आपको लेंथ लेना पड़ेगा और लेंथ के लिए आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हम सेंटर ऑफ मास में कर चुके हैं पूरे ढंग से। ठीक, चलिए ये हमारा मेथड 1 है। मैं मेथड 2 भी बता देता हूँ आपको, मैं मेथड 2 भी बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें मन करे उस मेथड से आप कर सकते हैं। मेथड 2 की बात करें तो देखो, ये मेरे पास एक रिंग है, मैं ऐसे मानता हूँ पूरी रिंग थी, सपोज करो पहले, जिसकी रेडियस थी R2 का स्क्वायर, R2 थी रेडियस, R2 का स्क्वायर की होगी भाई, R2 थी। ठीक, सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूँ पूरी रिंग का, पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, लेकिन मुझे तो मास चाहिए, पूरे रिंग का मास चाहिए। तो वही कहानी, सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया, एकांक द्रव्यमान का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। चलिए, टोटल द्रव्यमान जो हमने पहले निकाला वही R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और साथ में आएगा पाई, टोटल एरिया, मास डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, चलिए अब पहले बात करते हैं पूरी रिंग की। इस पूरी रिंग की, इस पूरी रिंग का द्रव्यमान कितना होगा भाई? इस पूरी रिंग का एरिया कितना है? पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा एरिया है। जबकि एकांक क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर का द्रव्यमान कितना है? इतना है। तो यदि मुझे मास निकालना है तो मास के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई R2 स्क्वायर से। अरे भाई, पूरा एरिया पाई R2 स्क्वायर है और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, यूनिट एरिया होता है, एकांक क्षेत्रफल होता है, उसका द्रव्यमान होता है m पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही होता है ना। तो इस पूरी रिंग का द्रव्यमान कितना होगा? पूरी रिंग का द्रव्यमान मैं m डैश ले लेता हूँ, पूरी रिंग का द्रव्यमान में m डैश ले लेता हूँ फिलहाल अभी। तो देखो, पाई से पाई काट दूंगा और मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आएगा ना। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ इस पूरी रिंग का द्रव्यमान m R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये पूरी रिंग का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, चलिए ये मिटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए जगह चाहिए ना मुझे। अब मैंने क्या किया, छोटे वाला पार्ट काटा यहाँ से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे अभी, रुको। छोटे वाला पार्ट काट लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, छोटे वाला पार्ट काट लिया, इसकी रेडियस है R1। तो इस छोटे वाले पार्ट को जब मैंने बाहर निकाला तो इसका एरिया कितना था? इसका एरिया चाहिए,
हमें पता है कि पूरा जो हमारे पास एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है वो होता है पाई m डिवाइड बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जबकि मैंने जो बाहर निकाला है मुझे केवल उसका एरिया चाहिए, तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एकांक लंबाई नहीं, एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को, है ना, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे क्षेत्रफल से, यानी हमारे पास एरिया दिया हुआ है, हमारे पास मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया है, यानी मेरे को 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना, एकांक क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया का मास मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास जो होता है वो इतना होता है, 1 मीटर स्क्वायर का मास इतना होता है। मुझे चाहिए ये मेरा जो पोर्शन है इसका मास, यानी मुझे इसके एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का मुझे पता है, मेरे पास एरिया कुछ अलग है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे यार ऐसे समझ लो, आपके पास में एकांक का पता होता है, एक एकांक यानी पता है ना, एक का पता होता है, 10 का चाहिए आप क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको 20 का चाहिए आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको इसका चाहिए और इसका क्या है एरिया पाई r1 स्क्वायर, तो आप पाई r1 स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा mr1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये लो, सीधा सा है। पूरी डिस्क का मास ये होगा, कटे हुए पोर्शन का मास ये होगा, बचे हुए पोर्शन का मास m इसने दे रखा है। कहाँ दिक्कत आ रही? मुझे चाहिए इस बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, पूरी डिस्क का, ठीक है, पूरी डिस्क यानी टोटल माइनस उसमें से ये छोटी वाली डिस्क है उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में माइनस करूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में माइनस करूंगा। इसका नाम मैं ले लेता हूं r1 i1 डैश, ऐसे लिख देता हूं, काम आ जाएगा, आपको याद भी दे जाएगा। आई टोटल पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे का मास, और पूरे का मास वहां पर देखो क्या है mr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, साथ में आपको चाहिए डिस्टेंस mr स्क्वायर, यही होता है क्या, ध्यान से देखो, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, पूरे के पूरे डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो मैं लिखूंगा mr स्क्वायर बाई 2 में यहां लिखूंगा हाफ mr स्क्वायर, हाफ लिख दिया, m लिख दिया। मैं फिर एक बार बता देता हूं, हमारे पास एक डिस्क का होता है हाफ mr स्क्वायर, हाफ मैंने लिख दिया, m द्रव्यमान, पूरी डिस्क का द्रव्यमान ये रहा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर करके लिखना है, इस एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरे डिस्क की जो रेडियस है वही होगी, रेडियस यहाँ पे r2 है, तो मैं यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई करके लिखूंगा r2 स्क्वायर माइनस इस छोटे वाले डिस्क को मैंने बाहर निकाला है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता है इस एक्सिस के अबाउट जो कि बाहर की ओर आ रही है, और हम लिखेंगे अगेन हाफ, मास कितना है लेकिन अब की बार मास इतना है mr1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, सही बात है। साथ ही साथ में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की होगी r1, तो मैं लिखूंगा r1 स्क्वायर, और अब मेरे पास टोटल ये जो पोर्शन बच गया है काटने के बाद में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ m बाई 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये m बार आ गया, ये हाफ बार आ गया, ये बार आ गया, हमारे पास यहाँ बचा r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। और अब ये चीज़ आपको पता ही है, ये मैथमेटिक्स है, अभी जस्ट हमने जो मेथड 1 है उसमें सॉल्व किया, तो आप सॉल्व कर लीजिए, काटापीटी कर दीजिए, क्योंकि इस चीज़ को आप लिख सकते हो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, इससे ये कर जाएगा, केवल वो बचेगा, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m बाई 2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, बस कंप्लीट। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आपको यूनिटरी मेथड काम में लेना है। आपको सबसे पहले यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, और फिर जितने भी एरिया आपको दे रखे हैं उनके हिसाब से आपको मास निकाल लेना है, उनके हिसाब से आपको मास निकाल लेना है। ठीक, एक और सवाल करें, चलिए एक और करते हैं। ये मेरे पास एक वर्ग है, कॉर्नर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर है,
जिसकी ये वाली साइड x है और ये वाली साइड भी x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर स्पेयर रखे हुए हैं, गोले रखे हुए हैं, ठोस गोले, सॉलिड स्पेयर, ये लो, जिनकी खुद की जो रेडियस है वो है r, जिनकी खुद की रेडियस है r। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए CD के अबाउट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए CD के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब चलिए बात करते हैं। देखो, जब सॉलिड स्फीयर आता है तो कोई भी एक्सिस लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² आता है। मैंने माना इनका सबका मास m है, सबका मास सेम है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। किस एक्सिस के अबाउट? जो उनके सेंटर से निकल रही है, जो उनके सेंटर से निकल रही है उसके अबाउट। ये सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। ये बात हम स्पेयर में पहले जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको यदि ये पता नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है अलग अलग शेप का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब इस एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो सबसे पहले इस पहले वाले स्पेयर की बात करते हैं, फिर 2 की बात करेंगे, फिर 3 की बात करेंगे, फिर 4 की बात करेंगे। तो पहले वाले के लिए बात करें तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, यानी जो सेंटर उससे निकलने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। हम कैसे निकालते हैं? जब ये पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, और उसके लिए हम यूज करते हैं I = ICM md² का सम, ICM + md², ऐसे तो निकालते हैं। इसका मुझे पता ये होता है, मुझे इसके पैरेलल में चलना है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत दूरी x है, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 2/5 mr² प्लस md²। मास तो m ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस देखो दोनों एक्सिस के बीच में x² है, तो मैं लिखूंगा mx² प्लस। सेम इसके लिए भी लागू होगा, तो इसके लिए इस सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली जो एक्सिस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², 2/5 mr² प्लस यहाँ से यहाँ तक चलना है तो साथ में मुझे ऐड करना पड़ेगा mr², md² की तरह। ठीक है, प्लस इनका दोनों का हो गया। इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों के लिए तो ये एक्सिस इनके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, और जब सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है तो सीधा सीधा इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं 2/5 mr²। ICM यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता है सॉलिड स्फीयर का, और यहाँ पे आएगा 2/5 mr²। ठीक है, अब देखो ICD = 1, 2, 3 और 4, तो मैं लिखूंगा 4 × 2/5 mr²। साथ ही देखो mx², mr², अच्छा डिस्टेंस x है ना भाई, mx², यहाँ पर है 2 बार mx²। तो अब मेरे पास आ गया है ICD = 8/5 mr² और 2 mx²। CD के अबाउट यदि इस चारों स्पेयर से बने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। आगे मेरी बात सुने, जो CD के अबाउट होगा वही इस AB के अबाउट भी होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार ये जो आपने ये वाली टर्म लिखी है जो इनके लिए आई है वो अब की बार इनके लिए आ जाएगी। ये अब की बार 2/5 mr² प्लस यहाँ से यहाँ चलना है तो हम लिखेंगे mx², इसके लिए भी और इसके लिए भी। समझ गए? ये कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर, जो ज़रूरत है हमें आगे सवाल करने के लिए। ठीक है, यदि हमें ट्रायंगल दे दिया जाए, यदि हमें ट्रायंगल दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? हमें दे दिया जाए ट्रायंगल, हमें दे दिया जाए ट्रायंगल, पूरा का पूरा त्रिभुज दे दिया जाए, और त्रिभुज का हमें निकालना पड़े ICM किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम इसको श्रिंक नहीं कर सकते, इसको दबाकर पिचका नहीं सकते, क्योंकि यदि इसको पिचकाओगे तो देखो ये नीचे से यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप पिचकाते जाओगे तो यहाँ पर द्रव्यमान कम है, यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है, यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ये पिचकने के बाद कुछ ऐसा ऊपर से खड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है,
समझ गए मेरी बात? तो m यहाँ कांस्टेंट नहीं है। जब m कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको पिचका कर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आपको उसको पकड़ के ऐसे घुमाना है, कैसे भी ले लो, इसके अबाउट, ठीक है, बेस के अबाउट। आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ml², लेकिन यहाँ l नहीं आता, हाइट आती है, mh²/6, mh²/6। यहाँ पर हाइट, इसकी हाइट ऐसे देखी जाएगी, इसकी हाइट ऐसे देखी जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा mh²/6। लेकिन यदि यही ट्रायंगल में आधा आधा काट लूं, ये काट दिया मैंने, और अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आपको ऐसे घुमाना है, तो I बराबर, लेकिन अब की बार हाइट ये कहलाएगी, मैंने यहाँ से तोड़ दिया L1 और यहाँ से तोड़ दिया L2, तो अब की बार यदि हाइट ये है L1 अब की बार हाइट है भाई, इधर देखना पड़ेगा आपको, तो आप लिखोगे ml1²/6, ml1²/6। इसके लिए आप बात करेंगे तो I बराबर आ जाएगा ml2²/6, ml2²/6, बस कहानी कंप्लीट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ये घूर्णन त्रिज्या जिसको कभी कभी बोल देते हैं, है ना। आप कहोगे सर घूमने वाली रेडियस तो हमारे पास पहले से ही है, ये कौन सी रेडियस है? ये कौन सी रेडियस है? चलिए बात करते हैं। देखो मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है, एक गोला है, और आप जब इसको ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हो r, मास होता है m, और सॉल्व करके लिख देते हो आप 2/5 mr²। यहाँ पर ये r है, ये है तो इसकी रेडियस, लेकिन हम इसे लेते हैं एक्सिस से डिस्टेंस के रूप में, एक्सिस से डिस्टेंस के रूप में, ठीक है, एक्सिस से डिस्टेंस के रूप में इसी तरीके से लिया जाता है। अब सपोज करो हमारे पास कोई ऐसी बॉडी हो जिसकी शेप फिक्स ना हो, जिसकी शेप फिक्स ना हो, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये इसके बीच में से गुजर रही है, इस पूरे का मास है m, और मुझे ये पता है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ये भी पता है मुझे। अब बताओ मैं यहाँ पे रेडियस लूँ तो कैसे लूँ? यहाँ पर रेडियस लूँ तो कैसे लूँ? कौन सी रेडियस होगी? ये होगी कि ये होगी कि यहाँ तक की ली जाए, तो कैसे ली जाए? तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इस पूरी बॉडी को मैं समेट कर एक पॉइंट मास बना देता हूँ, एक पॉइंट पे रख देता हूँ, ये रख दिया, जिसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर ही है। इस पूरी बॉडी को समेट कर मैं कहीं रख देता हूँ जिसका द्रव्यमान m है, और उसको पॉइंट रूप में ले लेता हूँ, ले लिया मैंने। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने मान ली कि, लेकिन पॉइंट उसी डिस्टेंस पर होना चाहिए जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही आए। इस पूरी बॉडी को समेट कर यदि आप कहीं पर रख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलना चाहिए, तो I की वैल्यू I ही रहनी चाहिए, I की वैल्यू I ही रहनी चाहिए। अब यहाँ से तो मुझे फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिलेगा कि I बराबर हो जाता है mk²। और यदि मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ कि मैंने इस मास को एक जगह समेट कर यदि कहीं रखा है तो वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो मैं लिख सकता हूँ I/m का रूट। यही तुम्हारी रेडियस ऑफ गायरेशन है, यही तुम्हारी रेडियस ऑफ गायरेशन है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। चलिए ठीक है, एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। चलिए, मुझे सेम रेडियस ठीक है, मुझे
सेम रेडियस की एक तो रिंग है, एक डिस्क है, एक रिंग है और एक डिस्क है, ठीक है। उनकी रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, उनकी रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। तो मैं यहां पर लूंगा के रिंग डिवाइड बाय के डिस्क। रिंग मैं सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखूंगा। आई रिंग डिवाइड बाय मास ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डिवाइड बाय मास ऑफ डिस्क। एक्सिस एक ही एक्सिस के अबाउट सही है, ठीक है। दोनों का मास भी सेम है। चलिए, जब दोनों का मास सेम है तो हम आगे काम में ले लेंगे, कोई बात नहीं। और नहीं भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का मास सेम नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा देखते हैं। चलो मास भी अलग अलग देख लेंगे हम, फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट सही है। अब हम लेते हैं कौन सा एक्सिस सर, कौन सा ले, मैं ले लेता हूं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तल के लंबवत, यानी जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रिंग का वो होता है mr स्क्वायर, ठीक है। मास मैंने यहां पर रख दिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2 और डिवाइड का मास मैंने यहाँ रख दिया। देखो m से m चला गया तो मास अलग अलग भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस दोनों की सेम है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ा दिया और मेरे पास आया k रिंग डिवाइड बाय k डिस्क इक्वस टू, ये 2 जो है घूम कर ऊपर चला जाएगा और रूट में आ जाएगा √2/1। ये आपका रेशियो आ गया है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, गुणन त्रिज्या रिंग की और गुणन त्रिज्या डिस्क की, दोनों का रेशियो निकाला जाए तो √2/1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, इस पर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे समझना है कि यार मुझे किसी की रेडियस नहीं पता है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पता है, लेकिन मुझे शेप का कुछ पता नहीं है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या कुछ और चेक करना है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं इस पूरी बॉडी को समेट कर एक पॉइंट मास बनाऊंगा, एक पॉइंट पर रख दूंगा, एक ऐसा पॉइंट बनाकर, और उस पॉइंट को मैं ऐसी जगह रखूंगा इस एक्सिस से जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने कहीं इस पूरी बॉडी को समेट कर यहाँ रख दिया है और वो डिस्टेंस मैंने k लिख दी है, बस हो गया काम खत्म। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए अपन, चलिए लेकिन कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। आज की क्लास में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, ठीक। फिर उसके बाद हम जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉर्क की, और टॉर्क से रिलेटेड जिस टाइप के सवाल बनते हैं उनके, ठीक है। चलिए, मान लो मेरे को डिस्क दे दे, ये डिस्क दे दे मुझे, डिस्क दे दो, या कैसे निकाला जाए, रिंग दे दो, सिलेंडर दे दो, स्पेयर दे दो, स्पेयर दे दिया मैंने, स्पेयर। मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो मैं लिखूंगा I/m। एक सॉलिड स्पेयर, ठीक है, ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा 2/5 mr स्क्वायर, नीचे m लिख दूंगा, यहाँ रूट लगा दूंगा, m से m कट जाएगा और रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा 2/5 रूट में e लगा जाएगा r। यानी इस पूरे गोले को समेट कर यदि मैं एक फिक्स जगह रखने जाऊँ मैं इस पूरे द्रव्यमान को मैं एक पॉइंट पर बना लूँ, एक ऐसे समेट कर एक पॉइंट पर रख लूँ और मैं उसे किसी डिस्टेंस पर रखूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, तो ये रहेगा किस एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ तो बात ही नहीं की हमने, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी एक्सिस के अबाउट इसमें सेम ही रहता है, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इतनी ही। एक दो अच्छे सवाल हमने निकाले क्योंकि इंपॉर्टेंट थे। टाइम आज का हो चुका है, क्लास ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन अगला जो टॉपिक वो थोड़ा और ज़्यादा है, बड़ा है, और उसके लिए फिर आप बोर हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टॉर्क की, साथ ही साथ में बात करेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ में जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आएगा भाई फिजिक्स में, और तो क्या ही आएगा, समझ गए। चलिए तो दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।